वादों पर वादे, राजनीतिक वादे, वादों की बौछार है, वादों की बहार है। ये बिहार बा चुनाव रण है, इसलिए सबके अलग अलग प्रण हैं, सबके अलग अलग संकल्प हैं, सबकी अपनी बातें मतदाता सुन रहे हैं। ये जानते हैं कि ये सभी 30 मार्खा हैं। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। 4 दिनों के बाद यानी 28 तारीख को 243 में से 71 विधानसभा सीटों पर जनता अपना प्रतिनिधि चुनेगी। पहले चरण के चुनाव के लिए सियासी समर में एक से बढ़कर एक दांव आजमाए जा रहे हैं। सभी पार्टियों को स्टार प्रचारक रैलियों के जरिए अपने वादे और अपने दावे जनता तक पहुंचाने में जुटे हैं। बिल्कुल, 28 के बाद 3 और 7 नवंबर को बिहार में वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में 94 और फिर तीसरा चरण जो है उसमें 78 सीटों पर वोटिंग होनी, यानी कि 7 नवंबर को बिहार की सभी 243 सीटों के बाशिंदे अपना वोट ईवीएम में महफूज कर देंगे। सबके जहन में सवाल है कि बिहार में नीतीश का शासन बरकरार रहने वाला है या फिर अब 2020 के बाद कमान तेजस्वी के हाथों में होगी। जी हां, बिहार चुनाव को लेकर तमाम चैनलों और एजेंसियों के सर्वे भी सामने आ चुके हैं। अगले 2 घंटे हम आपके इन्हीं सर्वे से रूबरू कराएंगे। इन सर्वे पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल होगा, राजनीतिक मेहमान होंगे, उनसे बातें करेंगे, आपको सर्वे भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए कि फिलहाल बिहार में कैसा है चुनावी माहौल। रोहित, बिल्कुल, अब एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं और उस रिपोर्ट के जरिए आप ये जान जाएंगे कि बिहार में किस तरह का माहौल बना हुआ है, वहां पर किस तरह से चुनावी रैलियां हो रही हैं और जो राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, राजनेता हैं, अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए क्या क्या दांव चल रहे हैं। एक से बढ़कर एक दांव खेले जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए जरा आप पहले। बिहार चुनाव में लड़ाई हुई तेज। नीतीश या तेजस्वी, किसके सर सजेगा ताज? आखिर बिहार की जनता किसे चुनेगी? 10 नवंबर को किसकी बनेगी दिवाली? बिहार में चुनावी जंग चरम पर है। महागठबंधन और एनडीए में सीधी लड़ाई है। दोनों ही तरफ के योद्धा एक दूसरे को ललकार रहे हैं, अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं तो दूसरे की खामियां उजागर कर रहे हैं। एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा तो नीतीश कुमार है, लेकिन चुनावी समर की बागडोर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने संभाल रखी है। वो ताबड़तोड़ रैलियों के जरिए विरोधियों पर गरज रहे हैं, बरस रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 फिर लागू कर देंगे और इनका दुस्साहस देखिए। इतना कहने के बाद भी ये लोग बिहार के लोगों से वोट मांगने की हिम्मत दिखा रहे हैं। एक तरफ एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री समेत योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सुशील मोदी समेत खुद नीतीश कुमार विरोधियों को मात देने में जुटे हैं, तो दूसरी ओर महागठबंधन ने भी तलवार उठा ली है। तेजस्वी आगे हैं तो साथ देने के लिए रैलियों में राहुल गांधी हैं। एक के निशाने पर केंद्र होता है तो दूसरे का सीधा वार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर होता है। इतने ये लोग परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। अब इनको समझ में आ गया कि इनकी सरकार अब दोबारा बनने वाली नहीं है। देश की पूरी ताकत जो है हमारे पीछे लगाई जा रही है। हम अकेले हैं और ये सब कहते हैं अनुभवहीन है। तो हम तो इतना कहना चाहते हैं, हम तो एमएलए भी रह लिए, डिप्टी सीएम भी रह लिए, विपक्ष के नेता भी रह लिए। इसी 5 साल के कार्यकाल में मेरा जो अनुभव है 50 साल का हो चुका है। इन चुनावों में एलजेपी भी मैदान में है, जो एनडीए से अलग होकर अकेले मोर्चा संभाले हुए है। रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी का चेहरा अब चिराग पासवान है। वो खुद को बिहार का असली रहनुमा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके हर कैंपेन में एक ऐसा विरोधाभास है जिस पर उन्हें बार बार सफाई देनी पड़ रही है। अभी सिर्फ एक ही मिशन है, वो है बिहार का विकास। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लागू करना एकमात्र विकास, एकमात्र लक्ष्य। और दूसरा सबसे बड़ा, मौजूदा मुख्यमंत्री को किसी भी कीमत पर, अगर ये दोबारा गलती से भी मुख्यमंत्री बन गए नीतीश कुमार जी, ए बिहार हार जाएगा, बी पलायन को बच्चे फिर मजबूर हो जाएंगे और सी बिहार पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा।
बिहार की लड़ाई में नीतीश हैं, तेजस्वी हैं, चिराग हैं, तो तथाकथित तीसरे मोर्चे वाले उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, जो सेकुलर और नॉन सेकुलर के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ने का दावा करते हैं, लेकिन उनके खुद के घोषणा पत्र में असल मुद्दे गायब हैं। आपको मालूम है, यहाँ हर एक भारतीय जनता पार्टी के नेता कहे जिताइए जेडीयू के उम्मीदवार को, हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे, भाषण भले देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अलग से यहाँ जेडीयू को हराने के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। क्या कि नहीं किया है आपको मालूम है। उनकी मंशा है कि नीतीश कुमार का नाम आगे करके पिछड़ों का वोट हासिल कर लो, दलितों का वोट हासिल कर लो, और इस बार जब सत्ता में जाए तो भारतीय जनता पार्टी अपना खुद का मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करेगी। मतलब बिहार चुनाव में सबके तीखे तेवर दिख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है मुद्दों का, जिन पर कोई बात नहीं कर रहा। कोई राष्ट्रवाद का एजेंडा सेट कर रहा है तो कोई खालिस राजनीति पर फोकस कर रहा है। लेकिन बिहार की जनता की राजनीतिक समझ किसी से छिपी नहीं है, क्योंकि जिस बिहारी को सीधा साधा माना जाता है वो एक बात अच्छे से जानता है कि किसे कब सिर पर सजाना है और कब उतारना है। खैर, पहले फेज का चुनाव नजदीक है और सबको 10 नवंबर का इंतजार है, जब बिहार तय करेगा कि नीतीश का 15 साल का राज आगे जारी रहेगा या फिर तेजस्वी युग का आगाज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने देखा बिहार में किस कदर सियासी लड़ाई आखिरी मोड़ पर आ गई है। वार हो रहे हैं, पलटवार जारी है। 3 हफ्ते से भी कम का समय बचा है जब बिहार अपना फैसला सुनाएगा। बिल्कुल, बिहार की जनता निर्णायक फैसला लेगी, क्योंकि 10 नवंबर को जो नतीजे हैं वो पूरी तरह से सामने आ जाएंगे। 3 चरण हैं वोटिंग के, और उसके बाद ये पता लग जाएगा कि किसको कितनी सीटें मिलने जा रही हैं, कौन इस बार बिहार की सत्ता पर काबिज होने जा रहा है। चुनाव के बाद विधानसभा की मौजूदा शक्ल सूरत जो है वो बदल जाएगी, लेकिन 2015 में बिहार विधानसभा कैसी थी उसको हम आपको दिखाएंगे। लेकिन क्या मुद्दे हैं वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस बार क्या मुद्दे बिहार विधानसभा में छाए हुए हैं। असल मुद्दा जो है वो है पलायन, लेकिन जो पैराशूट मुद्दे हैं, यानी कि जो प्रॉफिट के मुद्दे हैं अपने अपने, वो भी सामने आ रहे हैं। बाढ़ की कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन कश्मीर की बात जरूर हो रही है। हमने पिछले दिनों देखा भी था कि कैसे कश्मीर को लेकर जो सियासी बयानबाजियां हैं, रैलियां हुई थी, मनीष जी, वो हमने देखा था किस तरह से ये वाकई में जैसे पैराशूट उम्मीदवार हुआ करते थे पहले, अब भी होते हैं, लेकिन अब पैराशूट मुद्दे भी होने लग गए हैं। यानी कि जो वहां की लोकल बात है, सड़क की, शिक्षा की, बेरोजगारी की, पलायन की, बाढ़ की, गरीबी की, रोजी रोटी की, उसकी कोई बात नहीं हो रही है, अलग मुद्दे छाए हुए हैं। जी रोहित, अगर इसकी बात की जाए तो इसके साथ साथ आप देखें, हैरानी इस बात की है कि बिहार चुनाव में इन मुद्दों की गूंज बहुत कम सुनाई दे रही है। प्रदेश के मुद्दे कम और देश के मुद्दे ज्यादा हावी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन राष्ट्रवाद, गलवान, कश्मीर, 370 और राम मंदिर जैसे ऐसे कई पैराशूट मुद्दे हैं रोहित, जो इसमें उतर आए। बिल्कुल, और हम ये भी अब दिखाने वाले हैं आगे, क्योंकि मुझे पता है कि दर्शक जो इंतजार कर रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि बिहार की राजनीति की शक्ल सूरत आने वाले वक्त में, यानी कि अगले 10-15 दिनों में कैसी होने वाली है, वो भी हम पिटारे से निकालेंगे। लेकिन उससे पहले जरा ये आप देख लीजिए कि पिछली बार, यानी कि जब 2015 में विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद जो नतीजे निकलकर सामने आए थे वो नतीजे क्या थे, उसकी स्थिति 2015 की क्या थी। बीजेपी 24.4% वोट बीजेपी को मिले थे पिछले विधानसभा चुनाव में, कांग्रेस को सिर्फ 6.7% वोट हासिल हुए थे 2015 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था। और सीटों की अगर मैं बात करूं, 53 सीटें बीजेपी के पास थी, 27 कांग्रेस के पास, जेडीयू के पास 31 और आरजेडी के पास 80। यानी कि पिछले विधानसभा चुनाव में मनीष जी, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, कुछ वक्त सरकार भी चलाई थी, लेकिन उसके बाद गेम चेंज हो गया। बिहार की अगर अभी के हालात की बात करें तो इस समय वहां पर ऐसी स्थिति है रोहित, अपने आप में देश में पहली बार किसी प्रदेश के चुनाव में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 6 मुख्यमंत्री पद के घोषित दावेदार हैं। बिल्कुल, सब और अपनी अपनी दावेदारी भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री, उसको भी हम दिखाएंगे मनीष जी आगे चल के कि बिहार की जनता क्या सोचती है। क्योंकि देखिए, सारा का सारा जो खेल है यहाँ पर यह है जनता जनार्दन का। जनता किसको मुख्यमंत्री चुनना चाहती है, जनता किसको सरकार में बैठाना चाहती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इसलिए हम ये ओपिनियन पोल लेकर आए हैं कि जनता, ओपिनियन मतलब होता है कि राय, जनता की क्या राय है, जनता क्या कह रही है, वो हम आपके सामने रखेंगे और आपको हम बताएंगे कि आखिरकार बिहार की जनता के दिल में क्या है। क्या बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि किसको अपना मुख्यमंत्री बनाना है? क्या बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि किसको अपना वोट देना है? क्या बिहार की जनता राष्ट्रवादी मुद्दों पर वोट करेगी, जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उन पर वोट करेगी, या फिर जो मुद्दे अछूते रह गए मनीष जी? क्योंकि देखिए, हमने भी अभी दिखाया जो बड़े मुद्दे हैं,
बाढ़ की कोई बात नहीं कर रहा है, शिक्षा की कोई बात नहीं कर रहा है। जो हमने देखा कि बिहार के लोगों की जो स्थिति है मैक्सिमम हमने देखा, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या वहां पलायन की होती है। वहां से लोग पलायन कर जाते हैं दूसरे स्टेट्स में, अलग अलग जगह जाकर नौकरी के लिए, जॉब्स के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज वहां पर नहीं है। क्या ये मुद्दा रहने वाला? ये तमाम चीजें हैं जिस पर बिहार की जनता वोट करेगी, इस पर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त ये जानना जरूरी है कि ओपिनियन पोल जो है मनीष जी, मुझे लगता है कि उसको ओपन करने का वक्त आ गया है और अब हम शुरुआत करते हैं उसकी सीट शेयर के साथ। हम शुरुआत करते हैं। आपने लेकिन रोहित, इससे पहले कि आप उसे खोलें, जिसका इंतजार मुझे ऐसा लगता है कि इस समय लाखों करोड़ों दर्शक ये जो कार्यक्रम देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर, उनको इंतजार है, उनकी धड़कनें थमी है। लेकिन रोहित, आपने एक बात कही कि आखिर वोटर ने क्या तय कर लिया है, केकर बाप। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि वोटर ने क्या तय किया है, यही हम जो है जो बताने की कोशिश अपने जो दर्शक हैं उनको हम कर रहे हैं कि क्या जो ओपिनियन है, क्या जो राय है, बिहार की जनता ने उस राय को कायम कर लिया और जो ओपिनियन पोल निकल कर सामने आ रहा है वो हम अब जनता के सामने रखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आंकड़ा हम रखते हैं सीट शेयरिंग को लेकर कि ओपिनियन पोल में, यानी कि जो सबसे बड़ा पोल है उसमें क्या राय निकल कर सामने आ रही है। क्या बिहार की जनता सोच रही है कि इस बार बिहार विधानसभा का स्वरूप कैसा रहने वाला है, किसको कितनी सीटें मिलने वाली हैं। तो मैं चाहता हूं कि उसको ओपन किया जाए, जो पहला ग्राफिक्स है सीट शेयर का उसको सामने रखा जाए। और ये देखिए, ये आज का पहला आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं। तस्वीर देखिए क्या हो सकती है बिहार विधानसभा की तस्वीर। ये देखिए, एनडीए 133 से 143 सीटें जीत सकता है, इस तरह की एक राय जब पब्लिक से बात की गई तो निकलकर सामने आई। महागठबंधन यानी कि तेजस्वी यादव जिस जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं वो एनडीए से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मनीष जी 88 से 98 सीटों पर सिमटता हुआ दिख रहा है ये आंकड़ा। और अन्य, यानी कि अन्य में समझ लीजिए कि आरएलएसपी है, अन्य में एलजेपी है, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो 12 में सिमटती हुई नजर आ रही है। यानी कि यहां पर अगर हम इस पहले आंकड़े पर यकीन करें, ये जो ओपिनियन पोल है, ये इंडिया टुडे और सीएसडीएस का सर्वे है उसके जरिए किया गया है, उसमें यह साफ तौर पर लग रहा है मनीष जी कि इस बार एक बार फिर से भले ही एंटी इनकम्बेंसी हो, लेकिन वापसी हो रही है एनडीए की बिहार में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राजग की सरकार बिहार में बनती दिखाई देती है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रोहित, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो पहला आंकड़ा हमने रखा है वो पहला आंकड़ा ये कहता है कि ठीक है, क्योंकि तेजस्वी लगातार इस नाम पर वोट मांग रहे हैं कि 15 साल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, 15 साल एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन क्या वो एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है? अभी जो पहला ओपिनियन सामने आया है, जो पहला आंकड़ा सामने आया है, वो कहता है कि एंटी इनकम्बेंसी इतनी नहीं है। हो सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी हो 15 साल की, लेकिन इतनी नहीं है कि वो सीधे तौर पर एनडीए को या नीतीश कुमार को हिट कर पाए। यानी रोहित, ये आंकड़े देखकर ये कहा जा सकता है कि कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में मिलना तय है बिहार को। बिल्कुल, और इसको बड़ा मुद्दा भी बनाया था जब बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, विजन डॉक्यूमेंट जिसको नाम दिया था बीजेपी ने, उसमें सबसे बड़ा पॉइंट ही यही रखा गया था मनीष जी कि कोरोना की वैक्सीन फ्री में देंगे। हालांकि हमने देखा था कि इसको बहुत ज्यादा विरोध भी किया गया था, इस पर बहुत ज्यादा राजनीति भी हुई थी और पूरे 11 लक्ष्य बीजेपी ने रखे थे अपने संकल्प पत्र में कि हम ये 11 संकल्प लेते हैं। इन्होंने तेजस्वी को काउंटर भी किया था कि तेजस्वी 10 लाख नौकरियां देने की बात कर रहे हैं, हम 19 लाख नौकरियां देंगे। तो इस तरह के कई सारे पॉइंटर्स रखे गए थे। ये भी कहा गया था कि 2024 तक जो बिहार में एक नया एम्स है उसको हम शुरू कर देंगे। तो ये लग रहा है कि अभी जो वादे हैं वो फिलहाल इस पहले ओपिनियन पोल के जो आंकड़े की वजह से लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं सही होते हुए नजर आ रहे हैं। सीट शेयर हमने आपको दिखाया, अब ये देखते हैं कि वोट शेयर कितना रह सकता है। ये भी पब्लिक ओपिनियन के ऊपर ये सारा का सारा आंकड़ा है, पब्लिक से बात की गई और उसके बाद पब्लिक ने किस तरह का आंकड़ा दिया है उसको जरा आप देख लीजिए। एनडीए के पास 38% यानी कि 38% वोट रह सकते हैं और महागठबंधन के पास 32%, यानी कि मनीष जी एक मेजर डिफरेंस है, क्योंकि 6% का डिफरेंस अच्छा खासा होता है। जी जाहिर सी बात है रोहित, राजनीति में अगर 6% का डिफरेंस आप देख रहे हैं, 6% का अंतर ये बताता है कि बहुत कंफर्टेबली, और ये भी कहा जा सकता है जिस तरीके से आंकड़े और आकलन सामने आया है, जो राय सामने आई है, इसके मुताबिक एक कंफर्टेबल मार्जिन और कंफर्टेबल लीड के साथ राजग अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एक और बहुत बड़ा फैक्टर मनीष जी अन्य, जिसमें छोटी छोटी पार्टियां थी, वो देखिए 30%, यानी कि महागठबंधन 32 है और वो 30%। तो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो भी एक अच्छा मेजर जो वोट है वो लेता हुआ दिख रही है। तो ये मुझे लगता है कि ये इनमें से कोई ना कोई अगर फंसती है सिचुएशन तो फिर किंग मेकर हो सकता है इसमें। जाहिर सी बात है गेम चेंजर यही होगा, क्योंकि इसमें आर्म ट्विस्टिंग होगी। और जहां तक बात की जाए बिहार और यूपी की, तो आपने देखा है ये छोटे छोटे दल किस तरह से आर्म ट्विस्टिंग करते हैं। लेकिन जो आंकड़े सीट शेयरिंग के हिसाब से हमें आए
प्रतिशत के हिसाब से हमने अभी दर्शकों को दिखाया। रोहित, मेरा ऐसा मानना है कि राजग को बहुत आराम से सरकार बनाने के लिए उनको वो आकलन जो उनका है, जिस तरह से अलग अलग रैलियों में बीजेपी के नेता नीतीश कुमार जो दम के साथ कह रहे हैं मंच पर आकर, मुझे ऐसा लगता है वो ये आंकड़े, उनका सर्वे और लोगों की राय यही बताती है कि राजग फिर एक बार लौटता दिखाई दे रहा है। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना पैनल ओपन करूं, मैं ये बता देना चाहूंगा हमारे दर्शकों को कि ये कोई नतीजे नहीं है, ये सिर्फ ओपिनियन है, यानी कि पब्लिक की राय है। चुनाव पूर्व पब्लिक की राय ली गई है और उस राय में जो फिगर्स निकलकर सामने आई है, उन फिगर्स को बहुत साइंटिफिक तरीके से ये पूरा जो फिगर है उसको बनाया गया है और वो साइंटिफिक रिसर्च के बाद की गई फिगर जो है वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जो ये कहती है कि एक बार फिर से बिहार में एनडीए की वापसी हो रही है। यानी कि पिछली बार नीतीश और बीजेपी अलग होकर लड़े थे तो हमने देखा था क्या हुआ था, आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन लगता है कि पिछली बार जो हुआ वो नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, इसीलिए एक बार मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पिएगा। बिल्कुल। तो मैं मनीष जी, मैं पैनल ओपन कर देता हूं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं सभी पार्टियों के। मेरे साथ इस वक्त गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ इम्तियाज अहमद अंसारी साहब हैं, जेडीयू के स्पोक्स पर्सन हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक झा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस सिंपैथाइजर, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अजय पांडे लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और सीनियर जर्नलिस्ट सतीश के सिंह, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का, हमारे पैनल के सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और चूंकि जो पहला आंकड़ा है, जो पहली दो फिगर्स हमने दिखाई हैं, वो बीजेपी के पक्ष में, वो एनडीए के पक्ष में जाती हुई दिख रही, तो पहला सवाल मेरा गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी से है। गोपाल जी, क्या आपको लग रहा है, क्या ये सोच रहे थे आप कि बहुत कंफर्टेबली इस बार चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा कुछ आपको लग रहा है? क्योंकि आप लोग अपना इंटरनल सर्वे जरूर कराते होंगे। बिल्कुल सही बात है। हम खुश हैं कि यह जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं सारे, आपका महत्वपूर्ण जो पोल है ओपिनियन पोल, जो पूरी अच्छी तरह से इस बात को स्टैब्लिश कर रहा है कि बिहार जो है, बिहार की जनता विकास के लिए वोट दे रही है। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए का जो जेडीयू और बीजेपी का जो एनडीए का और बाकी वीआईपी पार्टी का जो गठबंधन है एनडीए का, वह मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश जी के राज्य के चीफ मिनिस्टरशिप के लिए पूरी तरह से वहां की जनता भारतीय एनडीए के साथ है। और यह महत्वपूर्ण बात है क्योंकि 15 साल का जो हमारा कार्यकाल है, जिसको हमने जनता के सामने रखा था कि बिहार गुंडा राज, जंगल राज से बिल्कुल अलग तरीके से विकास के पथ पे चल पड़ा है और डबल इंजन की जो ग्रोथ है, केंद्र और प्रदेश सरकार का मिलकर जो बिहार का विकास और तेजी से होगा, तो इस बात को जनता ने अच्छी तरह से माना है। एक तरफ तो ये बात है, दूसरा एक महत्वपूर्ण ये भी पहलू है कि जो कांग्रेस यानी अपोजिशन है, आरजेडी तो चलो जंगल राज और इस सब में लगी हुई है, गुंडागर्दी और बूथ कैप्चरिंग का ही उनका काम है, उनके नेता जेल में है। कांग्रेस अपने आप कहीं ना कहीं विघटनकारी नक्सलवादी गिरोह के साथ, माले जैसे संगठन जो कि पूरी तरह अलगाववाद पे देश को अंदर आतंकवाद को फैलाने का काम करते हैं, ऐसे माले जैसे संगठन से इन्होंने अपना गठबंधन किया है, जो अगर बिहार में आ गया तो जो झारखंड और छत्तीसगढ़ की समस्या है वो बिहार में भी पनप जाए। गोपाल जी, आज औरंगाबाद की एक रैली की हमने तस्वीर और वीडियो दिखाया था, अगर आपने वो देखा होगा, आप पैनल पर आ चुके थे। हमारी रिपोर्ट में रोहित हमने दिखाया था कि औरंगाबाद में रामेश्वर चौरसिया और चिराग पासवान की उस रैली में कितनी भीड़ थी। गोपाल जी, ये भीड़ तो कुछ और कहती है। हमने जो चुनाव इलेक्शन की रैलीज की है, हम लोग बहुत ही जागरूक और रिस्पॉन्सिबल पार्टी की तरह काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जब रैली में हम लोग सब बात कर रहे थे, सब स्पष्ट था कि अगर भीड़ आ गई, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन की, लोगों ने कुर्सियां जमीन पे बैठे और भीड़ दिखी, तो प्रधानमंत्री पूरी तरह से बहुत नाराज हो जाएंगे कार्यकर्ताओं पे, पदाधिकारियों पे। इतना स्पष्ट हमें निर्देश था। तो हम लोग स्टार प्रचारकों के साथ मल्टीपल रैलीज, वर्चुअल आउटरीच का काम कर रहे हैं। तो यह जो फिजिकल रैलीज कर रहे हैं, फिजिकल फ्लाउट कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, यह बिहार की जनता के साथ धोखा है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का चुनाव प्रचार जो है, सोशल डिस्टेंसिंग का चुनाव प्रचार भी आपको जीत दिलाएगा। दीपक झा के पास मैं चलना चाह रहा हूं। दीपक जी, यहां तो मामला फिर वही गड़बड़ लग रहा है।
और इस बार तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की सीटें पिछली बार से और कम हो जाएंगी। पिछली बार तो 27 आई थी, इस बार लग रहा है और घट जाएंगी। दीपक झा, दीपक जी आवाज आ रही है? दीपक तक हम नहीं पहुंच पा रहे। रोहित, हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार पांडे। डॉक्टर अजय, आंकड़े जो अभी आपके सामने आए, प्रतिशत की बात की जाए सीट शेयरिंग की, यह साफ दिखाई देता है कि फिर एक बार राजग नहीं, एक बार फिर राजग नहीं, एक बार भाजपा, इसको ऐसे कहिए। आपने अभी ना मनीष जी, आपने अभी एक बड़ा तथ्य बताया कि ये ऐसा चुनाव है जिसमें इतने मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, लेकिन एक तथ्य आप बताना भूल गए। वो तथ्य ये है कि ये विश्व का ऐसा चुनाव है जहां मुख्यमंत्री 15 साल के बाद कह रहा है कटोरा लेके कि मुझे 5 साल और दे दो विकास के लिए। ये वही मुख्यमंत्री हैं जो 2005 में लालू जी के खिलाफ बोलते थे कि मुझे लालू जी की तरह 15 साल नहीं चाहिए, मुझे बिहार के लिए 5 साल दे दो, मैं नक्शा बदल दूंगा। बिहार की जनता ने 15 साल दे दिए जनाब आपको, अभी भी आप कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। ये बिहार शेरशाह सूरी की धरती है जो 5 साल दिल्ली की सल्तनत पे बैठा था और उसने भारत का नक्शा बदल दिया था। ये ग्रैंड ट्रंक रोड कलकत्ता से पेशावर तक बनाने का काम किया, जो बिहार के बीचों बीच से निकलता है और इतिहास में दर्ज है। नीतीश कुमार जी बार बार हवाला देते हैं। अच्छा डॉक्टर अजय पांडे, मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी कुछ वक्त पहले की बात है, जब चिराग पासवान नीतीश कुमार को चाचा चाचा कहते हुए थकते नहीं थे, और अब वो कसम खा चुके हैं कि अब मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा मैं, किसी भी सूरत में नहीं बनने दूंगा मैं। क्या अचानक से ऐसा हो गया? अचानक से कुछ नहीं हुआ। पहले तो चचा की जगह अब हम उनको बाबा कह रहे हैं, और जब लोग चचा से बाबा हो जाते हैं तो मतलब उनको संन्यास ले जाना चाहिए। ये चंद्रगुप्त की धरती है जिसने 43 साल की उम्र में अपने बेटे को गद्दी सौंप के अन्न और जल त्याग करके उतना बड़ा सम्राट मतलब चिराग गद्दी चाहते हैं, परंपरा के तहत अपना प्राण त्याग दिया। चिराग गद्दी चाहते हैं, की धरती है। चिराग गद्दी नहीं चाहते, चिराग बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट चाहते हैं। चिराग बिहार को फर्स्ट होते देखना चाहते हैं। बिहार वही अशोक, बिंबिसार और जो अब शेरशाह सूरी की और गौतम बुद्ध की जो परंपरा है, राजेंद्र बाबू की, उसको वापस लाना चाहते हैं। आपके बोलने से ऐसा दिखाई देता है, मेरे सारी बिहार की डिबेट्स में आप आए हैं, आप बुद्धिजीवी, आप पत्रकार भी रहे हैं। मोदी तेरे से बैर नहीं, लेकिन नीतीश बिहार में तेरी खैर नहीं। गुड़ खाए गुलगुले से परहेज। रोहित बिल्कुल। दीपक झा के पास चल रहा हूं मैं। दीपक झा, आप बताइए कांग्रेस कहां है इन सब में? कांग्रेस कहां है इन सब में? राहुल गांधी तो हैं, बड़े जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं, लेकिन ओपिनियन पोल में कहीं दिख नहीं रही है रोहित जी। रोहित जी, अब आपने ओपिनियन पोल निकाला है, मेहनत किया है, तो मैं आपके मेहनत का सम्मान करता हूं कि आपने भी पत्रकार हैं तो मेहनत जरूर किए हैं। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूं, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। यही मोदी जी हैं, नीतीश कुमार को 2015 में जी भर के गालियां दे रहे थे, बिहार की जनता का अपमान कर रहे थे, डीएनए मांग रहे थे। नीतीश कुमार मोदी जी का अपमान कर रहे थे, और यहाँ पे आप गलबैया कर रहे हैं। सत्ता का क्या खेल है देखिए। यहाँ पे अजय कुमार जी बैठे हैं, गोपाल कृष्ण जी बैठे हैं भाजपा के, एक हनुमान बताते हैं, एक दूसरे का नाम भी नहीं लेना पसंद करते। तो अब आप समझ रहे हैं कि जनता के साथ भाजपा, आपने भी तो गले लगाया था नीतीश कुमार को, आप भी तो गले लगे थे 2015 में करना चाह रही है। तो 2015 में भी तो आप गले लग गए थे सर। दीपक भाई 2015 में आप भी गले लग गए थे, क्योंकि 71 सीटें थी नीतीश कुमार के पास। तो वो मजबूरी का गठबंधन था क्या? वो गलबैया मजबूरी की थी क्या? क्योंकि 71 सीटें थी नीतीश कुमार के पास, सत्ता में रहना था, तो इसलिए मजबूरी की गठबंधन हमारा ये नहीं करे था। तो लीला, तो हमें अब देख के आप लग रहा है करे कि तो लीला। दीपक झा, आप करे तो लीला। मजबूरी का दिया गठबंधन तले तो हमें अंधेरा लग रहा, है, इसकी बात मजबूरी करिए। का गठबंधन तो ये लग रहा है कि भाजपा दिया तले अंधेरा, इसकी बात करिए।
मनीष जी, मैं कहता हूं कि मजबूरी का गठबंधन तो ये लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी सेंट्रल में चिराग पासवान को तो रखना चाहते हैं, लेकिन बिहार में नाम भी नहीं लेना चाहते हैं। ये कौन सी मजबूरी है, कैसी गठबंधन है? ठीक है, ये लगता है बिहार। ठीक है, वक्त है अगली फिगर खोलने का, और मनीष ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये फिगर ये बताएगी कि बिहार की जनता किसे चाहती है, कि वो बिहार में मुख्यमंत्री बने, बिहार की बागडोर संभाले, और वो क्या कहता है आंकड़ा, वो फिगर क्या कहती है, उसको सामने लेकर आया जाए। तो बिहार की जनता क्या कह रही है इस ओपिनियन पोल के मुताबिक? इंडिया टुडे और CSDS का सर्वे ये कहता है कि 31% जनता ये कहती है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने। दूसरा आंकड़ा तेजस्वी यादव के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। तेजस्वी यादव 27% जनता चाहती है और 42% जनता मुख्यमंत्री के तौर पर अन्य को देखना चाहते हैं। यानी कि जो आप बात कर रहे थे ना मनीष जी, 6 में से 2 हो गए, 31 और 27। बाकी के जो बचे 4 लोग हैं, वो 4 लोगों में से टक्कर है आपस के बीच में। लेकिन एक सवाल यहां पर, एक चीज और गौर करिए रोहित, मैं ये कहना चाहूंगा, आप 4 लोगों का जिक्र कर रहे हैं और तेजस्वी और नीतीश में 4% का ही अंतर। बिल्कुल यही सवाल लेकर मैं जाना चाह रहा हूं गोपाल जी के पास। गोपाल जी, नीतीश जी तो लंबे वक्त से राजनीति कर रहे हैं, लंबा राजनीतिक करियर है। तेजस्वी यादव को तो अभी कुछ ही वक्त हुआ है, एक बार डिप्टी CM रहे हैं, लेकिन सिर्फ 4% का अंतर है। 4% का अंतर है लोगों की पसंद में एज ए CM। ये खतरा है, अलार्मिंग है। नहीं, देखिए, हम यह बात भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि यह बीजेपी और JDU का गठबंधन है। प्रधानमंत्री मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है वह लगभग 70 से 80% पूरे देश में है, और यही विकास का कारण बनने वाली है, और यही जनता का एक बहुत बड़ा ये फैक्टर भी है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के अनडिस्प्यूटेड पॉपुलर लीडर हैं, तो यानी कि ये मोदी की जीत, ये मोदी की वजह से आंकड़े आ रहे हैं। साफ तौर पे दिखाता है गोपाल जी ये बताता है कि देश का चेहरा, सारा जिम्मा और माहौल बदलने का दारोमदार किसी और पर नहीं, प्रधानमंत्री मोदी पर है। रोहित, बिल्कुल, मैं चाहूंगा एक फेयर ओपिनियन, एक फेयर और न्यूट्रल ओपिनियन इसमें बहुत जरूरी है। एक फेयर और न्यूट्रल ओपिनियन बहुत जरूरी है, और वो मुझे देंगे सतीश के सिंह हमारे साथ हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मैं चाहता हूं सतीश जी से, हर चीज पर बहुत पैनी नजर रखते हैं, खासतौर पर राजनीति पर बहुत बड़ी पकड़ है सतीश जी की। सतीश जी, आपका व्यू इस पर, सीट शेयरिंग, वोट शेयरिंग और एज ए CM, तीनों लिहाज में सबसे पहले कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार हैं, जो बीजेपी और जो JDU का गठबंधन है, वो आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। इस पर मैं सवाल लूंगा, आपके पास आ रहा हूं। इस पर हैं पोल ऑफ पोल्स, यानी कि जितने भी सर्वे हुए हैं, जितने भी ओपिनियन पोल्स हुए हैं, उनका निचोड़ क्या कहता है? क्या कहता है कि बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है? क्या कहता है कि बिहार में कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है? क्या कहता है कि बिहार में सबसे ज्यादा वोट शेयर किसका रहेगा, सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज किसका रहेगा? मैं चाहूंगा उस फिगर को सबके सामने इस वक्त रखा जाए टेलीविजन स्क्रीन पर। और पोल ऑफ पोल्स ये कहता है, पोल ऑफ पोल्स एनडीए को 148, महागठबंधन को 85 और अन्य को 10। इस वक्त की बड़ी खबर, राजग को बड़ी आसानी से सरकार बनाने का मौका मिलता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, 148 सीटें एनडीए की ये ओपिनियन पोल बता रहा है, जबकि महागठबंधन काफी पीछे छूट गया है। 85 सीटें महागठबंधन की आती हुई दिख रही हैं। मनीष जी, पिछली बार आपको याद होगा कि अकेली आरजेडी जो है वो 80 सीटें लेकर आई थी, लेकिन लग रहा है कि इस बार आरजेडी को भी नुकसान हो सकता है, जो ये ओपिनियन पोल कह रहा है। और अन्य की अगर हम बात करें तो अन्य सिर्फ 10 पर सिमट कर रह गए हैं। 3 अलग अलग सर्वे हुए हैं और उन सर्वे का हमने निचोड़ निकाला है, और वो ये कहता है कि एक बार फिर से बिहार में एनडीए सरकार, यानी कि एक बार फिर से बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इंडिया टुडे और CSDS का सर्वे ये कहता है कि एनडीए 138, महागठबंधन 93, अन्य 12। टाइम्स नाउ सी वोटर का सर्वे कहता है 160 एनडीए, 76 महागठबंधन और 7 अन्य। जबकि एबीपी और सी वोटर का सर्वे कह रहा है 147 एनडीए, 88 सीटों पर महागठबंधन और 8 सीटों पर अन्य। और इनका जो निचोड़ निकल कर आता है, यानी कि पोल ऑफ पोल्स, वो ये कहता है 148 सीटों पर एनडीए को इस बार जीत मिलने जा रही है। महागठबंधन 85 सीटों पर अपनी जीत दर्ज कराएगा, जबकि अन्य के खातों में सिर्फ 10 सीटें रह सकती हैं। अब वोट शेयर की बात करते हैं, यानी कि पोल ऑफ पोल्स में वोट शेयर किस तरह से निकल कर सामने आ रहा है। इससे पहले कि हम वोट शेयर पे जाए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि जो ये आंकड़ा आया है, ये जो औसत आंकड़ा है, ये बताता है कि हमने आपको परखा है, इसलिए हम आपको चुनेंगे। जो नारायण नीतीश की तरफ से लग रहा है, बिहार में जिस चीज की बात हो रही है वही होता दिख रहा है।
बिल्कुल। और वोट शेयर की बात करें तो मनीष जी, वोट शेयर में भी काफी अंतर है। देखिए, वोट शेयर ये कहता है कि एनडीए 34.8% वोट लेके सबसे आगे रहेगा और नंबर 2 पर महागठबंधन है जो कि 27.5%, यानी कि काफी पीछे है। वोट शेयर के मामले में महागठबंधन एनडीए से काफी पीछे रह सकता है, ऐसा बिहार की जनता कह रही है, क्योंकि ये ओपिनियन बिहार की जनता के बीच जाकर बनाया गया है। उनकी राय ली गई है, उस राय पर ये फिगर्स, ये आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। जबकि अन्य जो बाकी की पार्टियां हैं, जिसमें तीसरा मोर्चा सो कॉल्ड जो हो रहा था, जिसको सोच रहे थे आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा के लीड करेंगे, वो है, बाकी के अन्य पार्टियां हैं, वो 37.7% उनका वोट परसेंटेज रह सकता है। पैनल लगातार हमारे साथ जुड़ा है। मनीष जी, मुझे लगता है कि एक फेयर, एक फ्री ओपिनियन के साथ शुरुआत करते हैं। सतीश के सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। सतीश जी, सबसे पहले आपका मैं व्यू इस पर जानना चाहूंगा। ये अभी जो ओपिनियन पोल है, जिस तरह से जो फिगर्स सामने आ रही है, ये बता रही है कि बहुत आराम से मेजॉरिटी के साथ एक बार फिर से एनडीए की वापसी होती हुई दिख रही है। आपका अनुभव क्या कहता है? चुनावों पर बड़ी बारीक नजर रहती है आपकी सर? देखिए, ऐसा है मनीष जी और रोहित जी कि पहले तो ये सर्वे की प्रामाणिकता क्या है, कब किया गया, किन लोगों से किया गया, किन लोगों ने किया, उद्देश्य क्या है, कैसा है, तो ये तो एक सवाल है। मैं इतना ही जानता हूं कि अभी भी एनडीए को, जो एनडीए में पता नहीं चिराग है कि नीतीश है, कह नहीं सकते अभी नीतीश को कितना समर्थन हासिल ऊपरी तौर पे तो है, भीतरी तौर पे कितनी है नहीं कह सकते। तो उस लिहाज से उसको अभी भी एडवांटेज है, इसमें डाउट नहीं है। लेकिन एक हफ्ते में जिस तरह से हमने देखा है, ऐसा लगता है कि बिहार में लोग जीविकोपार्जन की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई जो है बहुत महत्वपूर्ण है। जी। तो कब सर्वे किया गया, कैसे किया गया, अब क्या नीतीश विरोधी वोट पड़ रहे हैं, और वो क्या नाम है नया लड़का तेजस्वी यादव 31 साल का, उसके पक्ष में पढ़ भी पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि ये 3 अलग-अलग चैनल्स ने 3 अलग-अलग एजेंसीज के साथ मिलकर ये जो सर्वे किया है, साइंटिफिक तरीके से सर्वे किया है, जैसा कि उनका दावा है। अलग-अलग एजेंसीज, जो सीफोलॉजिकल एजेंसीज होती हैं, उनके साथ मिलकर ये सर्वे किया गया है और हमने उसका एक मीन, एक एवरेज निकालकर इस फिगर को सामने रखा है। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि कब किया गया, कब आपने सर्वे का जो है आपने मीन निकाला और आपने उसको एक सिंथेसिस में किया, ये है महत्वपूर्ण जी। अब आप अभी किए होंगे, अभी देखिए तेजस्वी की भीड़ की कहानी होने लगी, आज कहानी बदल गई कि चिराग में बहुत ज्यादा भीड़ आ रही है। तो प्रामाणिकता महत्वपूर्ण है, क्रेडिबिलिटी, ये बहुत महत्वपूर्ण। सतीश जी, सर सम्मान मैं आपको बताना चाहूंगा कि गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी ने कहा था कि भीड़ को देखकर आप आकलन मत लगाइए कि वोट पलटेंगे या नहीं पलटेंगे। उनका ये कहना है कि हमने अपने काडर में ये मैसेज दिया है, ये संदेश दिया है कि कोरोना का काल है और 2 गज की दूरी जरूरी है। प्रधानमंत्री जी नाराज हो जाएंगे अगर आप लोग ज्यादा संख्या में आएंगे, तो वर्चुअल रैली के जरिए भी अगर प्रधानमंत्री कोई रैली एड्रेस कर रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेता कुछ कह रहे हैं, तो वो वर्चुअली आप देखें, जरूरी नहीं है कि आप मैदान में आए। सतीश जी, ये तो क्या चिराग को भी उन्होंने ये कह रखा है क्या कि ये प्रधानमंत्री की रैली के लिए है? देखिए, मैं पार्टी लाइन पर कोई बात नहीं करना चाहता, मैं वस्तु स्थिति की बात कर रहा हूँ। बिहार में अगर आप ध्यान से सुनिए, अगर 1-1.5 मिनट दे दीजिए, उसके बाद आप जिनसे पूछना है पूछिए। बिहार में माइग्रेशन से 35% जीएसडीपी में उसका अंश है। बिहार में जो ड्रॉप आउट है बहुत ज्यादा है। बिहार में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो राष्ट्रीय एवरेज का दोगुना है। बिहार में 85% लोग स्वयं रोजगार करते हैं, सिर्फ 10% सैलरी वाले हैं। बिहार में जो उद्योग धंधे का हाल चाल तो हर बार होता है, देखिएगा। ऐसा लगता है कि कोरोना काल के बाद थोड़ा सा इस पे असर पड़ा है और वो चीजें दिखाई पड़ रही हैं। नहीं तो चिराग पासवान एकाएक नीतीश कुमार के खिलाफ इतनी हवा भर देंगे, मुझे समझ में नहीं आती है बात, मुझे समझ में नहीं आती है।
लेकिन मेरे ये में जो सब- फिगर्स हैं, ये जो फिगर्स हैं, सतीश जी मैं आपके पास वापस आऊंगा, ये जो फिगर्स हैं ये दिखाती हैं कि चिराग पासवान का जो इंपैक्ट है, जैसा कि माना जा रहा था कि जेडीयू पर पड़ सकता है, क्योंकि मैक्सिमम उन्हीं सीटों पर चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं जिन सीटों पर जेडीयू लड़ रही है, तो इसका एक इंपैक्ट पड़ेगा। वो फिलहाल अभी इन फिगर्स की वजह से दिखता एक हुआ नहीं बात, नजर आ रहा है। रोहित सतीश जी, मैं आपको एक बात की और जानकारी दूं। आप जानते होंगे, जाहिर सी बात है, आपका वहां पर जिस तरह से रिसर्च और स्टडी रही है बिहार को लेकर, मैं आपको एक बात बताना चाहूं, चिराग ने 3 दिन पहले बीजेपी के 22 बगावत कर चुके ऐसे नेताओं को टिकट देकर उतारा है और रामेश्वर चौरसिया उसमें से एक हैं। ये तो सबको पता है, ये तो सबको पता है, लेकिन चिराग और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों के बारे में किसी को अभी ठीक से पता नहीं है। सब लोग उस किनारा काट रहे हैं, लेकिन क्या ये चुनाव के पहले काट रहे हैं कि चुनाव के बाद भी काटेंगे? नंबर 1। नंबर 2, जो जेडीयू की तरफ से लगातार मांग हो रही है, आवाजें भी आ रही है कि भाई आपने चिराग को अभी एनडीए में क्यों रखा हुआ? तो ये खिस्तान है, इससे हम इनकार नहीं करते। आप वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव बात जानना चाहते हैं तो ये बातें हैं। गोपाल जी कह रहे थे ना कि 15 साल में तो हम लोगों की सरकारें, अरे भाई 15 साल में उनकी सरकार रही, उसमें अब बीजेपी रही नहीं भी रही, लगातार तो हुआ नहीं ऐसा। तो ठीक है, जो ठीक है। प्रामाणिकता है वो रोहित, लेकिन इस बातें पैनल में एक स्पष्ट व्यक्ति है तौर जो पर- जिसके चेहरे पर सबसे ज्यादा चमक दिख रही है। आप बताइए, मैं आपसे पजल पूछता हूं, वो कौन है? सर मुझे तो वो अंसारी साहब हाँ। हैं, जो देखिए आप उनके चेहरे की चमक। रोहित, आप कुछ कहना चाह रहे थे? बिल्कुल, मैं अंसारी साहब के पास ही आना चाह रहा हूं। अंसारी साहब, मुझे बस 30 सेकंड दीजिए, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, क्योंकि मैं एक और फिगर दिखाकर फिर मैं उसके बाद आपके पास वापस आऊंगा। और वो फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो फिगर बताएगी कि पोल ऑफ पोल्स में कौन सीएम कैंडिडेट की रेस में सबसे आगे है, कौन सीएम की रेस में सबसे आगे, उस फिगर को रखा जाए। पोल ऑफ पोल्स क्या कहता है, ये स्क्रीन पर आ गया है। पोल ऑफ पोल्स ये कहता है कि नीतीश कुमार 31% लोग ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, 21% चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, और बाकी जो अन्य हैं उनमें 48% जो लोगों का मत है वो जाता हुआ दिख रहा है। यानी कि अगर हम देखें तो यहां पर क्लियरली नीतीश कुमार सीएम बनते हुए दिख रहे हैं। 31% लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार सीएम बने और 21% लोग तेजस्वी यादव को एज ए सीएम बिहार में देखना चाहते हैं। तो यहां पर जो मार्जिन है वो बढ़ गया है। जो पहले सर्वे में जो मार्जिन था वो 4% था, 27 और 31 था, तो ये मार्जिन और ज्यादा बढ़कर 10% हो गया है। और मुझे लगता है कि ये और ज्यादा जो मुस्कुराहट है इम्तियाज साहब की उसको बढ़ा देगा। इम्तियाज साहब, क्यों सही कह रहा हूं मैं? जनाब अंसारी साहब, बिहार में फिर एक बार नीतीश सरकार। जी, सबसे पहले तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपको। ये आपका जो सर्वे है बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है, लेकिन एक बात है कि इस चुनाव में बिहार की जनता और बिहार की आम लोग, सभी समुदाय के, सभी जाति धर्म के लोग इस कोरोना काल में और पूर्व की नीतीश कुमार के शासनकाल के पूर्व की शासनकाल को भली भांति समझ चुके हैं और देख चुके हैं। और बिहार की जनता जिस तरह से आम लोग, शिक्षित लोग, युवा लोग और महिलाओं का एक बड़ा वर्ग, जो नीतीश कुमार के शासनकाल में महिलाओं को जो सम्मान मिला है और जो गरीब और शोषित और अति पिछड़ा को आवाज़ मिला है और उनको विकास में भागीदार नीतीश कुमार की शासन ने बनाया है, नीतीश कुमार की सरकार ने बनाया है, हर जगह प्रतिनिधित्व दिया है। तो ये लोग पूरी तरह मन बना चुके हैं। जैसे जैसे मतदान की तिथि आएगी, 3 फेज में है हम लोग का, 28 को, 3 को, 7 को, जैसे जैसे सभी क्षेत्रों में मतदान की तिथि आएगी, नीतीश कुमार के मतदाताओं का सर्वे का संख्या और बढ़ता जाएगा। मतदान की मेरी तिथि समझ आएगी, है एक कि नई 10 आंधी नवंबर आएगी, को रोहित। नीतीश कुमार बिल्कुल, यानी कि ये उम्मीद जता रहे हैं कि ये फिगर और बदल सकती है जी हाँ। और फेवरेबल तौर पर बदल सकती है, वो ये कह रहे हैं। मेरे साथ शुभ्रा ये सुमन इस वक्त आंधी- हैं। शुभ्रा है मेरे साथ इस वक्त। मैं सर आपके पास वापस लौटूंगा। शुभ्रा मेरे साथ है, हमारी सहयोगी, पिछले काफी दिनों से वो बिहार में हैं और जगह जगह घूमकर वो लोगों की राय जान रही हैं, वो लोगों के बीच पहुंच रही हैं। तो यानी कि जो ग्राउंड पर एक्चुअली चल क्या रहा है, लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, उसको जानने की उन्होंने कोशिश की है। और मुझे लगता है कि शुभ्रा, पिछले 5-7
10 दिनों में काफी कुछ आपने जान भी लिया होगा लोगों के मन में। क्या कह रहे हैं बिहार के लोग? आप तो कई दिनों से घूम रही हैं अलग अलग जगह, समाज के हर तबके से, व्यापारियों से आपने बात की, आपने समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं उनसे बातचीत की, हर वर्ग से आपने बातचीत की। क्या आपकी रीडिंग्स क्या कहती हैं? आपका जो स्पेकुलेशन है, कैलकुलेशन क्या कहता है? देखिए रोहित और मनीष जी, आप लोग नीतीश कुमार की लोकप्रियता का विश्लेषण लगातार कर रहे हैं, मैं सुन रही थी, लेकिन जमीन की आवाज अगर आप मुझसे पूछें तो नीतीश कुमार की लोकप्रियता को अलग अलग तरह से आंका जा सकता है, लेकिन नीतीश कुमार को अगर सबसे बड़ा चैलेंज है, अगर सबसे बड़ी चुनौती कहीं से है तो वो आरजेडी तेजस्वी यादव की तरफ से है, और ग्राउंड की रिपोर्ट भी यही कह रही है। और ये रैलियों में भी दिख रहा है जिस तरीके से तीखे बार नीतीश कुमार आरजेडी के ऊपर, खासतौर से तेजस्वी यादव के ऊपर कर रहे हैं। आज जिस भाषा का इस्तेमाल नीतीश कुमार ने किया उस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन हाँ, इन सब के बीच लोग क्या कहते हैं, कांटे की टक्कर अगर जमीन पर देखी जा रही है। मैं आपको बता दूं, मुजफ्फरपुर में मैं मौजूद हूं और यहाँ पर भी मुकाबला जो है वो कांटे की टक्कर जैसा है, आसपास का है, क्योंकि यहाँ पर 4 सीटों पर बीजेपी है, 4 सीटों पर आरजेडी है, और इस बार जहाँ पर मैं मुजफ्फरपुर टाउन में खड़ी हूँ यहाँ पर 2 बार से बीजेपी जीतती आई है। लोगों से हम पूछेंगे कि क्या काम हुआ है नीतीश बाबू की सरकार से, क्या वो खुश हैं। एक बार मैं दिखा देती हूँ जिस इलाके में मैं खड़ी हूँ, इधर दुकानें हैं छोटी छोटी, आप देखिए लॉकडाउन के दौरान बहुत ही लोग परेशान रहे और इनसे हम बात कर रहे हैं। देखिए दुकानें समेटते हुए भी आपको लोग दिख जाएंगे, कहते हैं बस टाइम पास हो रहा है बैठ करके, और रोजगार दिलाने के लिए, कारोबार को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकारों ने वो मदद नहीं किया जो करना चाहिए था। तो नाराजगी है रोहित, और इसी को मैं समझने की कोशिश करूंगी। आप लोग बताइए, जरा बताइए कैसा चल रहा है कारोबार वगैरह, कैसा चल रहा है सब? सरकार से खुश है? नहीं, सरकार से खुश नहीं है, कारोबार तो बिल्कुल मंदा चल रहा है, और इसमें व्यापार का ये अच्छी बात है। अवेयरनेस की हम बात बार बार करते हैं, इन्होंने मास्क लगा बिल्कुल शुभ्रा, यही एक की चीज है कि अभी तक जो ओपिनियन पोल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार बन रही है, एनडीए की सरकार बन रही है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। लेकिन एक और खास बात है मनीष जी बिहार की जनता की, वो ये है कि वो एंड टाइम पर अपना मन कई बार बदल लेती है, और अपना मन जो है वो कई बार ऐसा होता है। शुभ्रा ने जो भाषा की बात की कि नीतीश कुमार अपनी भाषा की शालीनता जो खो रहे हैं, तो कहीं वो भीड़ को देखकर ये उनकी खींच तो नहीं करेंगे।